हे राम, तुम्हारा मामला तो फिर भी भारत के ही अंग में होता, लेकिन हनुमान का मामला तो संयुक्त राष्ट्र संघ में होता। मैं तुम्हें बता दूं क्या मध्य वर्ग है, छत के बिना ही घर है, उस पर भी कर्ज है। खैर तुम भारत में आज नहीं हो, रहते यदि तो जेल में पड़े होते या फिर कटघरे में खड़े होते। रावण से फिर कैसे युद्ध तुम लड़े होते, क्योंकि बाली हत्याकांड में दफा 302 के तहत फांसी पर बेटी हुई जवान, अब शादी का फर्ज है। लंका में तूने सीमा का अतिक्रमण किया, एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता का तूने भी तो हरण किया। आग लगा लंका में तूने कर दिया बहुत बर्बादी, कर उल्लंघन मानवाधिकार का बन गए अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। मद रही अठन्नी रुपए का खर्च है, फिर सह अपराधी रूप में आप सब होते जेल में। अब भरत का जूता घिस जाता है आप लोगों के बिल में। जब मोबाइल अपनी हाथों में लेकर के मैं देख रहा था तो अनायास ही एक व्यक्ति किसी मंच से एक गीत को गाते हुए मुझे देखा, और जब उस गीत के गाने वाले व्यक्ति के बारे में हमने अनुसंधान करना शुरू किया तो फिर पता लगा कि वह व्यक्ति मधुसूदन तिवारी हैं और पेशे से वह वकील भी हैं। वह अपने ही जिला के सिविल कोर्ट में काम करते हैं। अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशन में काम कर रहा हो और फिर उसको उसके प्रोफेशन में काम करने के अलावा उसके अंदर एक बेहतर कलाकार, एक बेहतर साहित्यकार छुपा हो, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के साहित्यकार को, उसके भीतर छुपे हुए कलाकार को सामने ला करके आपको दिखाना चाहिए। बाकी आपको बता दें कि अभी हम मधुसूदन तिवारी के पास ही बैठे हैं और आपको बता दें कि जिस गीत को सुन करके हमने अनुसंधान करके इनके पास तक पहुंचा है, उस गीत को भी सुनाएंगे। बाकी आपको बता दें कि मधुसूदन तिवारी एक अधिवक्ता होने के नाते विशुद्ध रूप से एक साहित्यकार है। बाकी तमाम बातचीत हम इनसे करेंगे, कुछ सवालात के साथ उस रचना को आपसे सुनाने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रतिक्रियाएं भी हमारे लिए अपेक्षित रहेगी। इस बातचीत के सिलसिला को हम शुरू करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। जी नमस्कार। आपका गीत हम सुने थे कि मैं तुम्हें बता दूं क्या मध्यम वर्ग है। जी, ये जो मतलब परिवारों का वर्गीकरण हुआ है, मध्यम वर्ग, लोअर वर्ग, हाई क्लास के लोग होते हैं, जो आप ऑब्जर्वेशन करके एक रचना बनाए हैं, इसका ख्याल और क्या मतलब क्या दिमाग में या मन में चल रहा होगा जब इसका ऑब्जर्वेशन करके आपने इस रचना को बनाया होगा। देखिए मध्यम वर्ग का जो है दंश है, बहुत बड़ा दंश है, वो न इधर का है न उधर का है। मध्यम वर्ग के साथ स्थिति यह है कि न वह ठीक से जी सकता है और न ठीक से मर सकता है। समाज के मुख्य धारा में जुड़ा रहना चाहता है और समाज में उसकी कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसी आधार को लेते हुए मैंने रचना की कि वो देखिए घर भी बना रहा है तो भी कर्ज है, घर बनाना भी जरूरी है, और वो लेकिन कर्ज आकंठ कर्ज में डूबा हुआ है। बेटी की शादी उसकी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं लेकर एक रचना जो है सो अंदर से, रचना कोई लिखता नहीं है, अंदर से निकल जाती है तो रचना हो जाती है। बाकी आप एक अधिवक्ता भी हैं, कोर्ट में काम भी करते हैं, आपको हमने मंचों पे मतलब भी सुना है वीडियो में, तो ये दोनों काम साथ साथ में करते हैं। जी, दोनों में माँ सरस्वती की कृपा है। वकालत के लिए भी पढ़ना है और साहित्य के लिए भी माँ सरस्वती की कृपा चाहिए। और मैं जब विधि का छात्र था तो उस वक्त से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया, और आकाशवाणी रांची से हमारी कविता प्रसारित भी हुई थी। और हमको याद है कि कॉलेज के प्रोग्राम में, हम लोग के कॉलेज फंक्शन में ऑनरेबल जस्टिस पीके देव आए थे, उनके स्वागत में। और एक हम लोग के लॉ कॉलेज में एक फंक्शन था, सेमिनार था, उसमें हमने एक कविता पढ़ी। उसके बाद जस्टिस पीके देव ने हमारी इतनी तारीफ़ की और बोले कि आप रचना करते रहेंगे, अगर कहेंगे तो रचना मैं सुनाता हूँ आप लोग को। जी जी बिल्कुल। हास्य व्यंग्य की रचना थी और मैं लॉ का स्टूडेंट था और लॉ पढ़ रहा था। उसी लाइट में मैंने एक रचना की। हमारे दिमाग में कहा गया कि आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के कानून के जो वर्तमान कानून है उसमें भगवान रामचंद्र होते तो क्या होता। तो उसके आधार पर मैंने रचना शुरू कर दी। रचना होने लगी कि हे राम मनाओ खैर तुम भारत में आज नहीं हो, हे राम मनाओ खैर तुम भारत में आज नहीं हो, रहते यदि तो जेल में पड़े होते या फिर कटघरे में खड़े होते। रावण से फिर कैसे युद्ध तुम लड़े होते, क्योंकि बाली हत्याकांड में दफा 302 के तहत फांसी पर चढ़े होते। हे महावीर बजरंग बली तुम तो निकले बड़े छली,
घुसकर लंका में तूने सीमा का अतिक्रमण किया, एक स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता का तूने भी तो हरण किया, आग लगा लंका में तूने कर दिया बहुत बर्बादी, अकर उल्लंघन मानवाधिकार का बन गए अंतर्राष्ट्रीय अपराधी। हे राम, तुम्हारा मामला तो फिर भी भारत के ही अंग में होता, लेकिन हनुमान का मामला तो संयुक्त राष्ट्र संघ में होता। हे लखनलाल जी, उग्र तेवर भय कारण क्या आप पर कोई वाद न चलता? अरे शूर्पणखा के अंग भंग का आप पर भी तो मामला बनता। फिर सह अपराधी रूप में आप सब होते जेल में, अब भरत का जूता घिस जाता है आप लोगों के बेल में। इस कविता को सुनाने के बाद है सो जज साहब वो लाए और हमको अपने पॉकेट से कलम पुरस्कार स्वरूप, चूँकि आए थे तो अप्रत्याशित ढंग से मैंने ये कार्यक्रम हो गया, तो उन्होंने कलम निकाल के दिया, बेटा लिखते रहना, कविता है लिख, हम लोगों ने भी लॉ पढ़ी है लेकिन तुमने जिस ढंग से लॉ पढ़ा तुम लिखते रहना, तुम्हारे अंदर दम है, लिखना इसको। एक विधि के छात्र को एक व्यंग की कविता सुनाने के बाद कोई मतलब इस तरह का अधिकारी अगर कलम पुरस्कार दे रहा हो और यह कह रहा हो कि बेटा तुम लिखते रहना, मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ी पुरस्कार रही होगी। बड़ी पुरस्कार। चलिए, मेरा अगला सवाल रहेगा कि आपके साहित्य का सफर मतलब आपके किस उम्र के पड़ाव से शुरू हुआ था? साहित्य का सफ़र तो बचपन से कुछ कुछ तुकबंदियाँ करने की जो थी वो आदमी करता था, लेकिन वास्तविक में यह जो हमारी कविता जो है लॉ कॉलेज से जो हुआ, विधि के छात्र के रूप में जब ये रचना हुई तो मैंने हमारे वहाँ पर प्रोत्साहन मिला, पुरस्कार, लोगों अच्छे ढंग से, उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुई। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, आकाशवाणी रांची में भी प्रसारित हुआ, कितनी कविताएँ प्रसारित हुई। उसके बाद से लिखने का शौक़ है तो लिखता रहा। बाकी हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि जिस कविता को लेकर के, जिस रचना को लेकर के और आपके द्वारा रचित जिस साहित्य को लेकर के मतलब आप वायरल हुए हैं, जिसको देख करके लोग आपको ढूंढना चाहते हैं, आपको खोजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को और इन तमाम लोगों को वह एक बार मध्यम वर्गीय वाला मतलब तरन्नुम में उस रचना को सुनाएं, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। अभी तो पूरा पंक्ति नहीं सुना, दो मिसरा दो अंतर आपको सुना देते हैं। मैं तुम्हें बता दूं क्या मध्य वर्ग है, मैं तुम्हें बता दूं क्या मध्य वर्ग है, छत के बिना ही घर है, उस पर भी कर्ज है, छत के बिना ही घर है। थाती बहुत ही कम रखा सहेज के, थाती बहुत ही कम रखा सहेज के, रुपया उधार मांगे किन से दहेज के, बेटी हुई जवां अब शादी का फर्ज है, छत के बिना ही घर है, उस पर भी कर्ज है। और आगे सुनिए कि फाका कशी मेरा ते उनकी कटी कभी, फाका कशी मेरा ते उनकी कटी कभी, आजाद भारती की लाचार जिंदगी, आमद रही 98 रुपए का खर्च है, छत के बिना ही घर है, उस पर भी कर्ज है। आगे भी है, अभी फिर कभी। क्या बात है, मतलब कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना होता है, और जब उस आईने को दिखाने के लिए आप जैसे लोग, आप जैसे मतलब कलाकार, आप जैसे साहित्यकार जब आईना को दिखाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं, तो ऐसे गाने, ऐसे रचना और ऐसे साहित्य को सुन करके मध्यम वर्ग के तमाम परिवार वाले इस गाने से, इस रचना से अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। बाकी मतलब इस गीत को सुन करके हम भी भावुक हो गए हैं, पता नहीं आगे का बातचीत कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। और आगे हम जानना चाहते हैं कि मधुसूदन तिवारी एक अधिवक्ता होने के नाते, इस तरह के रचना करने के नाते
और बाकी इस तरह के तमाम गीत गज़ल लिखने के बाद उनकी कोई एक पुस्तक जो बहुत जल्द आने वाली हो, जिसका मतलब हम जैसे बच्चों को, हम जैसे नए लड़कों को इंतज़ार है, तो यह कब तक संभव हो पाएगा? देखिए, पुस्तक की ओर मैं अग्रसर हूँ, लेकिन चूँकि विधि का जो क्षेत्र है, विधि व्यवसाय का क्षेत्र है, बहुत तमाम मुश्किलें हैं इसमें, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भी पुस्तक बहुत जल्द आने वाली है, आ जाएगी, अभी साल 2 साल के अंदर में आएगी। बाकी मेरा अंतिम 2 सवाल रहेगा, उसमें का पहला ये रहेगा कि नए नए लड़के जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो साहित्य में कुछ लिखना और करना चाहते हैं, उन लड़कों को, उन युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, जिसके अंदर ये शौक़ होगा और ये लगन होगी तो ये रचनाएं अंदर से होती हैं, किसी के लिखने से कुछ रचना नहीं होती है। सृजन शक्ति ऊपर वाला देता है, और जिसके अंदर लगाव है, आपकी इच्छा होगी तो कोई किसी की इच्छा, मैंने तुलसीदास ने लिखा है कि जो इच्छा धरहूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो आपके अंदर इच्छा होगी तो एकदम आप उस ओर जब अग्रसर होंगे तो वह ऐसा नहीं है कि वह पूरा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा होगा ही। आज जो उसकी इच्छा है लिखते रहें, बहुत अच्छे अच्छे लड़के नए नए लिख रहे हैं, हम लोग तमाम लड़कों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए लिखिए, बढ़िया लिख रहे हैं। बाकी मधुसूदन तिवारी कचहरी जाते हैं, अपना वकालत करते हैं, तमाम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन जब वह घर पर आते हैं या कभी खाली रहते हैं तो किन साहित्यकारों को पढ़ते हैं या किन को सुनना पसंद करते हैं? मैं दुष्यंत कुमार को बहुत पढ़ा हूँ, दुष्यंत कुमार को पढ़ना पसंद करता हूँ, और अच्छे अच्छे साहित्यकारों को भी पढ़ता हूँ। अभी जस्ट आप आए हैं, अभी एक हमारी जुडिशल ऑफिसर की एक रचना आई है, गीता पर हाथ रखकर, मैं अभी पढ़ रहा था तो आप उपस्थित हुए, वो पूरी किताब मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ सीजम साहब हैं, उनकी रचना है गीता पर हाथ रखकर, बहुत अच्छी रचना है। बाकी इस खबर में और इस वीडियो में आप हमारे साथ अधिवक्ता मधुसूदन तिवारी को देख रहे थे। मधुसूदन तिवारी द्वारा किया गया वह रचना, बाकी वह व्यंग की कविता, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ऐसे ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे ऐसे कलाकारों को जो एक प्रोफेशन में होने के बाद भी अपनी कला को जिंदा रखता है और एकदम आपके मतलब परिवार से, आपके मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेट करने वाला कोई गाना आपके लिए रचना बनाता है, आपके लिए गाना बनाता है, तो आपको सुनना चाहिए, आपको उस गीत के साथ खुद को रिलेट करना चाहिए। बाकी आपकी प्रतिक्रियाएं इस इंटरव्यू को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के अपेक्षित रहेंगी। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।